नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। आज वो 6 महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स बताने वाला हूं जो सारे छोटे व्यवसायी के पास होने चाहिए, जो वो साल भर कई बार नहीं बनाता है और कई बार बनवाता भी है तो केवल इसलिए ताकि वो कंप्लायंसेस को पूरा कर सके और उस पर कभी ध्यान नहीं देता कि ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये भी आपको बेनिफिट दे सकते हैं। तो आज थोड़ा सा अलग नजरिए से इन 6 डॉक्यूमेंट की तरफ हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों, ये 6 डॉक्यूमेंट क्या क्या है? सबसे पहला इनकम स्टेटमेंट, दूसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट, तीसरा बैलेंस शीट, चौथा अकाउंट रिसीवेबल का एजिंग रिपोर्ट, पांचवा बिजनेस प्लान और छठवा है बजट रिपोर्ट। इनकम स्टेटमेंट क्या होता है? इनकम स्टेटमेंट को हम लोग और बहुत सारे नाम से जानते हैं, यस और नो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से आप जानते हो, यस। ऑपरेटिंग स्टेटमेंट के नाम से भी जान सकते हैं, रेवेन्यू स्टेटमेंट के नाम से भी जान सकते हैं। अब इनकम स्टेटमेंट में होता क्या है? इसमें क्या होता है, जितने भी इनकम रहते हैं वो एक तरफ और जितने एक्सपेंसेस रहते हैं वो एक तरफ, और उसमें जो भी डिफरेंस आता है वो या तो प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है। लेकिन इनकम स्टेटमेंट बनाना जरूरी है रेगुलर बेसिस पे, ताकि हर महीने हमारा इनकम स्टेटमेंट दिखा सके कि इस महीने का रेवेन्यू ये है, उसमें क्या क्या खर्चे थे, वो एक्सपेंसेस का पूरा डिटेल हमारे पास रहेगा। हर महीने हम लोग उसको पिछले महीने से कंपेयर कर सकते हैं, पिछले क्वार्टर से कंपेयर कर सकते हैं, उसी महीने का पिछले साल से भी कंपेयर कर सकते हैं। तब जाकर इनकम स्टेटमेंट हम लोगों को एक कंपैरेटिव एनालिसिस प्रोवाइड कर सकता है और उस एनालिसिस के बेस पे हम लोग अगले महीने की प्लानिंग कर सकते हैं। तो इनकम स्टेटमेंट न सिर्फ आपका प्रॉफिट बताता है, दूसरा एनालिसिस भी करने के लिए हेल्प करता है, तीसरा आपका जीएसटी फाइलिंग जो करते हैं उसके लिए काम आएगा, चौथा अगर आपका टीडीएस काटना है तो टीडीएस की आपको जानकारी मिलेगी, पांचवा एडवांस टैक्स भी अगर आपको पे करना है तो उसकी भी जानकारी मिलेगी, और छठवा आपका रेगुलर बेसिस पे आपका अकाउंटिंग कंप्लीट होता जाएगा, साल खत्म होते साथ ऑडिट करने के लिए भी इसमें मदद मिलेगी। तो इनकम स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हुआ। अब दूसरी चीज है, कैश फ्लो में 3 पार्ट होता है। सबसे पहला कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दूसरा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तीसरा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या क्या आएगा? जितने भी रेवेन्यू रिलेटेड मैटर्स होंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएंगे, जितने भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड मैटर होंगे वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएंगे, चाहे पैसा आए चाहे पैसा जाए। कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट की बात हो रही है। केवल इसमें 3 कैटेगरी जैसे मैंने कहा वो बना दिया गया है, ऑपरेटिंग वाला, दूसरा इन्वेस्टिंग वाला और तीसरा फाइनेंसिंग वाला। जो फाइनेंस कहीं से लेंगे तो कैश इनफ्लो हो गया, फाइनेंस का पैसा चुकाएंगे तो कैश आउटफ्लो हो गया, राइट। तो इसमें हम लोग को यह पता चलता है कि हमारे पास कितना कैश बचा हुआ है, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात होती है, केवल कैश नहीं, कैश के जैसा। इसका मतलब कहीं पे हमने ऐसा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है कि वो पैसे हम लोग को बहुत जल्दी मिल जाएंगे, जब चाहे तब मिल जाएंगे, तो वो भी हमारा कैश इक्विवेलेंट के बराबर होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप गोल्ड डायमंड में पैसा डालते हो तो वो भी कैश इक्विवेलेंट के जैसा है। दूसरा, अगर आप ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में डाले हो वो भी कैश इक्विवेलेंट के बराबर होता है। और इसी तरीके के और कहीं पे भी आपका इन्वेस्टमेंट है जिससे वो तुरंत रियलाइज हो सकता है मनी में, तो भी वो कैश इक्विवेलेंट है। कैश फ्लो स्टेटमेंट हर महीने का, हर पीरियड का चेक करने से इस पे भी हम लोग को एनालिसिस और आगे फ्यूचर में बजट बनाने में सहायता मिलती है, और मैनेजमेंट बहुत सारे डिसीजन ले सकती है, और कितना कैश हमारे पास बचा है उसके बेसिस पे हम लोग आगे का फर्दर ग्रोथ का प्लान कर सकते हैं, ऑपरेशन बढ़ाने का प्लान कर सकते हैं, और हमारा प्रोडक्ट को इंक्रीज या डिक्रीज या प्रोडक्ट रेंज बढ़ाने या कम करने के बारे में भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डिसीजन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, राइट। नेक्स्ट है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या होता है? एसेट्स है, एक तरफ पूरा संपत्ति आ गया और दूसरे तरफ हमारा पैसा प्लस दूसरे को देने वाला पैसा, हमने जितना पैसा लगाया उसको इक्विटी। इसका मतलब इक्विटी जो आपको दिख रहा है, इक्विटी में कैपिटल आता है, और आज तक हमारा जो पैसा जमा हुआ है, प्रॉफिट मिलाकर, रिजर्व्स मिलाकर, वो सब मिलाकर इक्विटी है। इक्विटी वो पैसा है जो मालिक का लगाया हुआ प्लस कमाया हुआ पैसा मिलाने से आता है। उसके बाद लायबिलिटीज। लायबिलिटीज में क्या आता है? लायबिलिटीज में दूसरों को जो पैसे चुकाने हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म चुकाने हैं, चाहे वो करंट लायबिलिटीज है, चाहे लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है, चाहे लोन चुकाना है, जो भी पैसे चुकाने हैं वो सारा आता है लायबिलिटीज में, राइट। ठीक, तो एक तरफ आ गया लायबिलिटीज और इक्विटी, और दूसरे तरफ आ गया पूरी संपत्ति। एसेट्स को 3 भाग में, 4 भाग में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला आपका डेप्रिशिएबल एसेट हो गया, फिक्स्ड एसेट। सबसे पहला फिक्स्ड एसेट, उसमें 2 कैटेगरी, डेप्रिशिएबल, नॉन डेप्रिशिएबल। इसका नॉन डेप्रिशिएबल में कौन सा आता है? जैसे लैंड हो गया, वो उस पर डेप्रिसिएशन लग नहीं सकता, राइट। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जो रहता है, कहीं पर भी इन्वेस्ट करते हैं हमारे सरप्लस फंड का, तो वो इन्वेस्टमेंट आ गया। तीसरा है हमारा करंट एसेट्स, लोन्स एंड एडवांसेस, राइट, जिसमें कैश, कैश इक्विवेलेंट, डेटर्स, लोन्स एंड एडवांसेस, ये सारी चीजें आ जाती है। और एक चीज रहता है मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर मतलब ऐसा पैसा जो हमने एक बार में लगाया, वो लॉस के जैसा फील है, वो आप ये समझ लो कि हमारा जो टोटल हमारी संपत्ति है उसमें वो वाला
माइनस फिगर है, या फिर कोई नया प्रोडक्ट अगर लॉन्च किया तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के जैसा होता है। तो ये बैलेंस शीट देखने से भी हम लोग को किसी भी कंपनी की मजबूती का पता चलता है, राइट। नेक्स्ट है अकाउंट रिसीवेबल एजिंग रिपोर्ट। अब क्या होता है, वसूली बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी बिजनेस का। वसूली आप जबरदस्त करना चाहते हो, यस और नो। अगर आप जबरदस्त वसूली करना चाहते हो तो आपको पता भी रहना चाहिए किससे हम लोगों को कितने दिन पुराने पैसे लेने हैं। अगर आपको लगता है कि इससे 5 महीना हो चुका है तो रेड अलार्म हो गया। अगर आपको लगता है 5 दिन हुआ है तो आप उससे थोड़ा दिन बाद पैसा वसूल करोगे, या फिर उसको थोड़ा सॉफ्ट तरीके से वसूल करोगे तो भी चलेगा। तो ये जो अकाउंट रिसीवेबल या डेटर्स एजिंग रिपोर्ट है, ये आपको बताता है डेज के हिसाब से 30 डेज के अंदर में कितने हैं, 30 डेज से 60 डेज के बीच में कितने, मतलब ये क्या डेज क्या बता रहा हूं मैं, डेज का मतलब है 30 डेज से ज्यादा ओवर ड्यू हो गए, पैसे लेने थे 1 तारीख को नहीं दिया, 30 दिन से ज्यादा हो गए कि 60 दिन से ज्यादा हो गए कि 90 दिन से ज्यादा हो गए, अभी तक पैसे नहीं हुए, पैसे मिले नहीं जो हमारे ड्यू थे। तो अकाउंट रिसीवेबल एजिंग रिपोर्ट आपको तैनात करता है कि आप ज्यादा से ज्यादा समय पर पैसे वसूल करने की कोशिश करो, और ज्यादा पुराने वाले जितने हैं उस पे आप लोगों को कार्रवाई करने के लिए और वहां पे ज्यादा कोशिश करके अपने पैसे वसूल करने। क्योंकि व्यापार का मतलब ये नहीं कि माल बेच के सो गए, व्यापार का मतलब ये भी है कि हम लोग ये एनालिसिस एजिंग रिपोर्ट देखें। ये एजिंग रिपोर्ट कोई नहीं देखता, मैं आपको बता रहा हूँ, लोग अपने मर्जी से किसी को भी फोन लगाते हैं, एक से पैसा वसूल होगा फिर कंबल ओढ़ के सो जाते हैं। एजिंग रिपोर्ट में आपको मालिक को मेहनत करने की जरूरत नहीं, लिस्ट निकालो, स्टाफ को दो, 6 महीने से पुराने वाले इस पर रोज जाओ, 5 महीने से पुराने वाले इसमें अल्टरनेट डेज जाओ, 3 महीने से पुराने वाले इसमें 3 दिन में 1 बार जाओ, 1 महीने से पुराने वाले हफ्ते में 2 बार जाओ, और अगर 1 महीने के अंदर में है तो उनको कॉल कर लो और एक आध विजिट दे दो 10-15 दिन के अंदर में, तब जाके वसूली बढ़ेगी आपकी, राइट। नेक्स्ट बिजनेस प्लान। हमारा बिजनेस के बारे में अगले 4-5 साल में हम लोग क्या क्या चीजें करने वाले हैं, ये इसके हर एंगल से, चाहे वो मार्केटिंग हो, चाहे ऑपरेशन हो, चाहे मैनेजमेंट हो, चाहे आपका प्रोडक्ट एक्सपांशन हो, चाहे आपका फाइनेंसिंग हो, हर चीज के बारे में आप बिजनेस का एक एक पॉइंट पे अगर प्लानिंग करते हो, परचेज से लेकर मार्केटिंग से लेकर फाइनेंस से लेकर हर चीज का डिटेल्ड प्लानिंग और उसका समरी जो है वो बिजनेस प्लान के अंदर आएगा, ताकि बिजनेस प्लान में हम लोग सारी चीजें देख ले। जिसका आपको एक्सपेंशन चाहिए आप उसमें जाकर देख सकते हो। स्मॉल बिजनेस के पास बिजनेस प्लान नहीं होता, बिजनेस प्लान आपको चाहिए, उसके लिए कोई भी प्रोफेशनल हेल्प चाहिए तो हमारी टीम आपका मदद करने के लिए तैयार है। अब है बजट रिपोर्ट। बजट रिपोर्ट क्या होता है कि अब जो भी हम लोग बात कर रहे हैं हर जगह पैसा इन्वॉल्व है, समय पर पैसा आएगा तभी समय पर दे पाओगे। आप कमिटमेंट जो भी करने वाले हो उसको समय के हिसाब से करिए। परचेज का बजट बनेगा, सेल का बजट बनेगा, आपका प्रोडक्शन का बजट बनेगा, एक्सपेंसेस का बजट बनेगा, मार्केटिंग का भी बजट बनेगा, आपका हर चीज का बजट 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल का बना सकते हो, मंथ वाइज बना सकते हो, क्वार्टर वाइज बना सकते हो, हाफ ईयरली बना सकते हो, ईयरली बना सकते हो, और 4-5 साल का भी बना सकते हो। तो बजट रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई कुछ बनाता ही नहीं है तो फिर उसको फॉलो क्या करेगा। अगर कुछ फायदा हो गया तो उस दिन खुश हो गया, कि जिस दिन नुकसान हुआ उस दिन हार्ट अटैक आ गया, लेकिन उसके पास में कंप्लीट प्लान है ही नहीं, ना तो बिजनेस प्लान है ना बजट रिपोर्ट है। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपका बिजनेस मॉनिटरिंग के लिए और बिजनेस सक्सेस के लिए। दोस्तों ये 6 डॉक्यूमेंट्स में आपको कहीं पर भी कोई डाउट है तो फिर आप नीचे कमेंट जरूर करिएगा, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार है। प्रोफेशनल हेल्प के लिए दिए गए नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हो, और अगर आपको फ्री सलाह चाहिए तो यूट्यूब में कमेंट आपके लिए फ्री है, राइट। तो दोस्तों आप जानते हो मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना, तो बने रहिएगा मेरे साथ। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।